चैम्प्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से रिलेटेड ये टॉपिक फंड बेस्ड अकाउंटिंग। पहले तो मैं आपको बता दूं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, लाइक 4 मार्क क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है कि एनपीओ आपका 10 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें से 6 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको या तो सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा या उसके साथ साथ ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी। और जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें आपका कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड वाला टॉपिक हो सकता है, सब्सक्रिप्शंस की कैलकुलेशंस हो सकती हैं, या फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है। इस टॉपिक में यूजुअली बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है, बट इस वीडियो में मैं आपके साथ सारे पॉसिबल केसेस डिस्कस कर रही हूँ ताकि एक ही वीडियो में आपका पूरा फंड बेस्ड अकाउंटिंग रिवाइज हो जाए विद कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता क्या है? जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेसिफिक फंड बनाती है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। लेट्स से मैच फंड, आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक स्पोर्ट्स क्लब है और उसने एक मैच फंड बनाया हुआ है, तो अब उस फंड से आपको मैचेस ही करवाने होंगे, ठीक है? तो फंड एक तरह की चिंता बन जाती है, एक तरह की लायबिलिटी बन जाती है। जैसे आई सेड मैच फंड, अब इस फंड में से आपको मैचेस ही करवाने पड़ेंगे, तो ये एक चिंता है, ये एक लायबिलिटी है, यानी आप फंड को लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो करेंगे। और उस फंड से रिलेटेड अगर किसी ने आपको डोनेशंस दे दी तो वो उस फंड में ऐड हो जाएंगी। अगर उस फंड से रिलेटेड कोई इनकम्स आ गई तो भी वो उस फंड में ऐड हो जाएंगी। अगर उस फंड से आपने कुछ खर्चे कर दिए वो उस फंड में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बस इतना सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है। तो देखो, fund based accounting means the accounting whereby receipts of donations and incomes related to a particular fund are credited to that fund, यानी added to that fund, and payments and expenses are debited to it, यानी subtracted from it, like building fund, library fund, sports fund, prize fund, etc. तो चलिए अब एक क्वेश्चन से समझते हैं। Okay, champs, let us look at this first question. Show the following information in the financial statements of a not-for-profit organization. ठीक है, तो हमें बेसिकली financial statements you understand, balance sheet, income and expenditure account, receipts and payments account, इससे related बातें करनी है। बट हमें पता है यहाँ फंड से रिलेटेड बात है तो बैलेंस शीट ही बनानी होगी। ओके, हो सकता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना पड़े, अभी देखते हैं। मैच फंड है 4 लाख रुपीज का, ठीक है, इसे आप लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो कर देंगे। डोनेशंस फॉर मैच फंड, किसी ने आपको डोनेशंस दी है पर वो डोनेशंस भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो भी मैच फंड के लिए, तो इन डोनेशंस को हम मैच फंड में कर देंगे ऐड, सिंपल है। सेल ऑफ मैच टिकट्स, हमने मैच करवाया और मैच देखने के लिए लोग आए हैं तो हमने टिकट्स सेल की हैं, तो ये इनकम हुई है, ये भी हमारे मैच फंड में हो जाएगा ऐड। और मैच एक्सपेंसेस, खर्चे हो गए, ये हम अपने मैच फंड में से कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ओके, वेरी वेरी सिंपल। पहले हम कर रहे हैं ए पार्ट, ये हम दिखाने वाले हैं बैलेंस शीट में। सो बैलेंस शीट का हम एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, याद रखिए ये एक एक्सट्रैक्ट है, ये पूरी बैलेंस शीट नहीं है, तो ये टैली नहीं होगा ऑब्वियसली। इसमें सारी बातें तो नहीं दी हुई ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ओके, अब देखिए, अच्छा सुंदर सुंदर शो करेंगे। लाइबिलिटी साइड हम दिखाने वाले हैं मैच फंड, हमारे पास है 4 लाख का, प्लस डोनेशंस फॉर मैच फंड। जैसे आपको पता है चैम्प्स की डोनेशंस भी 2 तरह की होती है, एक जनरल और एक फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। जो जनरल डोनेशंस होती हैं उसको आप इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो करते हैं, और जो स्पेसिफिक डोनेशंस होती हैं उनको आप अगर तो फंड से रिलेटेड हैं तो उस फंड में ऐड करके दिखाओगे, अगर उसका फंड नहीं है तो उसको अलग से लाइबिलिटी साइड शो करोगे। सो डोनेशंस फॉर मैच फंड 2,40,000, पहले हम सब ऐड कर देते हैं। सेल ऑफ मैच टिकट्स, इनकम हो गई 3,60,000, और अब इसमें से हम एक्सपेंसेस को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। मैच एक्सपेंसेस 8 लाख। ओके, सो ये आ गया आपका 2 लाख रुपीज।
अब फंड बचा है 2 लाख रुपीज का, राइट? सिंपल है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। What will be the effect if match expenses go up by 2,50,000, other things remaining the same? देखिए चैम्प्स, ध्यान से सुनिएगा। अब वो कह रहे हैं कि तब क्या होता अगर मैच एक्सपेंसेस 2,50,000 से ज़्यादा होते। अगर मैच एक्सपेंसेस 2,50,000 से ज़्यादा होते तो बताओ वो कितने होते? 8 लाख प्लस 2,50,000, 10,50,000। फिर क्या होता? जो हमारी प्लस की आइटम्स हैं वो कम है और जो सब्ट्रैक्ट करना है वो ज़्यादा है। ओके, सो ये है 10 lakhs, अभी मैच एक्सपेंसेस थे 8 lakhs, फाइनल आंसर आ गया था 2 lakhs। अब अगर मैच एक्सपेंसेस हो जाए 10,50,000 तो ये ऐड करके तो 10 lakhs आ रहा है, माइनस 10,50,000 फंड को नेगेटिव में दिखा दे? नहीं। तो फिर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। जितने एक्सपेंसेस फंड में से कवर नहीं हो पा रहे, सिर्फ उतने एक्सपेंसेस को आप एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। लेट मी रिपीट, जितने एक्सपेंसेस फंड में से कवर अप नहीं हो पा रहे, ओनली दैट पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस यू विल शो इन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बताइए फिर कितने हम दिखाएंगे एक्सपेंडिचर? 50,000, क्योंकि ये 10 लाख है और 10,50,000 के एक्सपेंसेस हैं, तो 10 लाख में से तो 10 लाख ही माइनस करके फंड हो जाएगा 0 और 50,000 के एक्सपेंसेस हम यहाँ पे शो करने वाले हैं डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हियर वील राइट मैच एक्सपेंसेस, हाउ मच? 50,000। और बैलेंस शीट वैसे आपको दिखाने की अब ज़रूरत नहीं है, बट अगर बैलेंस शीट की बात करें तो वहाँ पे मैच फंड आपका ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैच फंड 4 लाख का प्लस डोनेशंस 2,40,000 प्लस सेल ऑफ मैच टिकट्स 3,60,000, ये हो गया हमारा 10 lakhs। इसमें से मैच एक्सपेंसेस हम 10 lakhs के ही कवर अप करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो फिर मैच फंड हो जाएगा हमारा ख़त्म। और जो 50,000 के एक्सपेंसेस इसमें से कवर नहीं हो पाए वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड शो करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके चैम्प्स, लेट्स लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन नाउ। शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब एज अ 31st March 2019। नाउ स्पोर्ट्स फंड ऑन 1st April 18, यानी ये स्टार्टिंग से चलता आ रहा है। हमारे पास एक स्पोर्ट्स फंड है 5 लाख रुपीज का, ऑफकोर्स ये है एक लाइबिलिटी। 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स ऑन 1st April 2018, ये भी साल के स्टार्टिंग से हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं। अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपका एक एसेट है। ओके, फंड में से अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो उसे आप एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट शो करेंगे। देन यहाँ पे ये जो इसके आगे 10% लिखा है ना, अभी हम इसकी बात करते हैं। ये कुछ हिडन एडजस्टमेंट है। मैं हमेशा कहती हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर में भी कि जब भी कोई परसेंटेज दी होती है वहाँ पे आपको केयरफुल हो जाना है, वहाँ कोई हिडन एडजस्टमेंट हो सकती है। ओके, आगे देखते हैं। बट इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स, ये एक इनकम है फंड से रिलेटेड, इसे हम फंड में कर देंगे ऐड। डोनेशंस फॉर स्पोर्ट्स फंड, किसी ने हमें डोनेशंस दिए और कहा है कि इसको स्पोर्ट्स फंड के लिए रखना, तो इसको हम स्पोर्ट्स फंड में कर देंगे ऐड। स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड, ये खर्चा हो गया कि स्पोर्ट्स इवेंट हमने कोई करवाया और फिर प्राइजेस दिए हैं, तो ये माइनस कर देंगे स्पोर्ट्स फंड में से। और एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स अगेन सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्पोर्ट्स फंड में से। ओके, तो इस क्वेश्चन में अभी तक आपने क्या एक नई बात देखी है कि अगर फंड से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट है उससे हम शो करने वाले हैं एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ओके, अब दूसरी बात ध्यान से देखिएगा। ये इन्वेस्टमेंट्स आपके पास साल के शुरू से हैं और इस पे आपको 10% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो 5 लाख पर 10% ऑफ कोर्स सिंपली बनता है 50,000, तो 50,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। बट बताइए मिला कितना है अभी तक इंटरेस्ट?
अभी तक हमें 37,500 का इंटरेस्ट मिला है। तो बताइए बाकी का इंटरेस्ट यानी 12,500 का जो इंटरेस्ट है वो अभी भी ड्यू है, अभी मिलना बाकी है। ओके शम्स, लेट मी रिपीट, 5 लाख पे 10% का आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर फॉर द फुल ईयर 50,000, बट अभी तक 37,500 का ही मिला है, तो बाकी का इंटरेस्ट अभी ड्यू है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो ड्यू वाला इंटरेस्ट है इसको आपने 2 जगह पे दिखाना है, क्योंकि एक तरह की एडजस्टमेंट है, ये एक तरह की हिडन एडजस्टमेंट है। ये इंटरेस्ट आप एक तो फंड में करेंगे ऐड, क्योंकि ये इनकम है फंड से रिलेटेड। हाँ, ये बात अलग है कि अभी ये मिला नहीं है, बट है तो ये इनकम ही ना। और दूसरा अक्रूड इंटरेस्ट, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ऑल्सो ये होता है एक एसेट। आप भी मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। तो लेट मी टेल यू अगेन कि जो अक्रूड इंटरेस्ट है उसे आप 2 जगह शो करेंगे। एक तो ये फंड में ऐड होगा क्योंकि ये फंड से रिलेटेड इनकम है, और ये एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट भी हम शो करेंगे क्योंकि अभी ये ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है, विच इज ऑफ कोर्स एन एसेट। और जो इंटरेस्ट आपको मिल चुका है वो एक ही जगह जाएगा, वो एसेट नहीं है अभी, बिकॉज वो मिल चुका है, वो ड्यू बट नॉट रिसीव्ड नहीं है। तो जो इंटरेस्ट आपको मिल चुका है उसको बस आप फंड में कर देंगे ऐड। बी वेरी केयरफुल, जो अक्रूड है उसे 2 जगह दिखाना है, और जो इंटरेस्ट आपको मिल चुका है उसे आप एक ही जगह दिखाएंगे। लेट मी टेल यू अगेन चैम्प्स कि आप इसे नोट करिए मेरे साथ साथ। सॉल्व दिस क्वेश्चन अलॉन्ग विद मी। आप डाउनलोड कर लीजिए PDF इन्हीं क्वेश्चंस की, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, चलिए अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं एज दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड फॉर। बैलेंस शीट एज एट 31st March 2019। ओके, तो फंड से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट है वो एसेट साइड शो करना है। Here we'll write sports fund 5 lakhs। ओके, उसके बाद जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट अभी ड्यू है और जो इंटरेस्ट अभी मिल चुका है, दोनों ही फंड में ऐड होंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स दैट इज 37,500 एंड इंटरेस्ट अक्रूड दैट इज 12,500। ओके, डोनेशंस मिली है स्पोर्ट्स फंड के लिए, इसको आप करने वाले हैं ऐड। डोनेशंस फॉर स्पोर्ट्स फंड दैट इज 1,20,000। और फिर 2 चीजें आप करने वाले हैं सब्ट्रैक्ट, विच आर द एक्सपेंसेस। वन इज स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड, स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड 1 lakh, and expenses on sports events, expenses on sports events that is 15,000। इसको नेट करके देखो कितना आता है, 5,55,000। ओके, अब देखते हैं एसेट साइड। मैंने आपको 2 चीजें बताई हुई हैं एसेट साइड, एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स और जो इंटरेस्ट अभी ड्यू है, बट क्योंकि ये एक सिर्फ एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का, आप इसको टैली मत कीजिएगा, टैली ये होगा भी नहीं। ओके, तो ये पूरा नाम है इन्वेस्टमेंट्स का, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स 5 lakhs, और सिर्फ वो वाला इंटरेस्ट जो अभी अक्रूड है, ड्यू है, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। सारा इंटरेस्ट नहीं दिखाना है यहाँ पे, ओनली द ड्यू पार्ट, that is 12,500. So I hope champs this question is clear to you. Okay champs, let's look at the next question. This is quite easy. Show how would you deal with the following items while preparing the income and expenditure account for the year ending on 31st March 2019 and a balance sheet as at that date in each of the following alternative cases. Okay. सबसे पहले दिया हुआ है प्राइज अवॉर्डेड। ये जो केसेस है बिल्कुल इंडिविजुअल है, मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं समझना आपने। प्राइजेस अवॉर्डेड,
अब बताओ, क्या प्राइस से रिलेटेड कोई फंड है इन द फर्स्ट केस? नो। तो कोई फंड तो है नहीं। तो अगर कोई फंड नहीं है और एक्सपेंडिचर है, तो वो एक्सपेंडिचर तो ऑब्वियसली आप एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। तो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पे हम प्राइजेज अवॉर्डेड को एक्सपेंडिचर साइड शो करेंगे, बैलेंस शीट में नहीं, बिकॉज फंड ही नहीं है उससे रिलेटेड। So income and expenditure account for the year ended 31st March 2019, इसका हम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं। डेबिट साइड यानी एक्सपेंडिचर साइड हम लिखने वाले हैं प्राइज अवॉर्डेड, और उसमें हम शो करेंगे 5000। सिंपल। ओके, नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या है। प्राइज अवॉर्डेड है, प्राइज फंड भी है, डोनेशंस भी मिली है। बहुत ही सिंपल है। प्राइज फंड आप लाइबिलिटी साइड शो करेंगे बैलेंस शीट में, उसमें डोनेशंस ऐड करेंगे और प्राइजेज अवॉर्डेड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्वाइट इजी। मैं अभी यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। और केस 3 का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हैं। आप मुझे बताएंगे कि आपका लाइबिलिटी साइड पे फाइनल क्या आंसर आया है और एसेट साइड पे फाइनल क्या आंसर आया है। सो चैम्प्स, यू ऑल्सो हैव टू गेट इन्वॉल्व एंड पार्टिसिपेट। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बता रहे हैं केस 3 का। ओके, केस 2 में कर देती हूँ। दिस इज़ क्वाइट ईजी, हम ऐसा कर चुके हैं। वैसे आगे आने वाले पार्ट्स डिफरेंट हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। ये हम बना रहे हैं बैलेंस शीट एज एट 31st March 19। ये है हमारी लाइबिलिटी साइड। यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं प्राइज फंड, दैट इज 40,000। उसमें हम ऐड करेंगे डोनेशंस फॉर प्राइजेस, जो हमें इसी साल मिली हैं 7200, और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे प्राइज अवॉर्डेड विच इज़ अ खर्चा, विच इज़ एन एक्सपेंस, 5000। और यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर आ गया 42,200। ओके चैम्प्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। जो फंड्स होते हैं ना, वो भी 2 तरह के होते हैं। एक अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इसमें जो पैसा है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकती है, मतलब इसमें पर्पस डिफाइंड नहीं होता। और एक होते हैं रिस्ट्रिक्टेड फंड्स या फिर फंड्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। सो हियर द यूज इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड एंड हियर द यूज इज रिस्ट्रिक्टेड। ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। एग्जाम्पल्स देखिए, जो आप कैपिटल फंड लिखते हैं ना बैलेंस शीट में, जिसमें आप सरप्लस प्लस करते हैं या डेफिसिट माइनस करते हैं, वो भी एक अनरिस्ट्रिक्टेड फंड ही होता है। कैपिटल फंड, उसको आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। ओके, तो ये एग्जाम्पल हो गया कैपिटल फंड, या फिर इसकी जगह लिखा आ सकता है जनरल फंड। ओके, और रिस्ट्रिक्टेड फंड्स के एग्जाम्पल तो अभी आपने देख ही लिए हैं, स्पोर्ट्स फंड, मैच फंड, बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड। इवन अगर आपको गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिला है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, लाइक गवर्नमेंट ग्रांट फॉर पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम, तो ये भी एक स्पेसिफिक फंड हो गया। राइट चैम्प्स? ओके, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर इज कि जैसे ये फंड भी लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में ही शो करना है और ये फंड भी लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में ही शो करना है, बट इनके ट्रीटमेंट्स में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, जो जनरल फंड है या कैपिटल फंड है, एज आई एम सेइंग, इसको आप लाइबिलिटी साइड ही शो करेंगे, और जनरल फंड की अगर इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो आप एसेट साइड शो करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स हमेशा एसेट ही होती हैं, जनरल फंड की इन्वेस्टमेंट्स। राइट? बट ध्यान से सुनिएगा, अगर जनरल फंड की इन्वेस्टमेंट्स पे आपको मिला है इंटरेस्ट, तो वो एक रेवेन्यू रिसीट है, आप उसे किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो
तो इंटरेस्ट को आप शो करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड. लेट मी रिपीट, जनरल फंड की इन्वेस्टमेंट्स पे अगर आपको इंटरेस्ट मिला है तो उसे आप शो करने वाले हैं इनकम साइड ही, लाइक इट इज अ नॉर्मल इनकम, लाइक अ रेवेन्यू रिसीट. इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स. अनलाइक हियर, यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं स्पोर्ट्स फंड को ले लेती हूँ. स्पोर्ट्स फंड को आप लाइबिलिटी साइड ही शो करेंगे. ओके, स्पोर्ट्स फंड की इन्वेस्टमेंट को आप एसेट साइड ही शो करेंगे. स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, राइट. बट अगर आपको स्पोर्ट्स फंड की इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर मिला है इंटरेस्ट तो उसे आप इसमें करते हैं ऐड. इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट इसमें ऐड करते हैं ना, अभी हमने देखा भी है कुछ क्वेश्चंस में. और फाइनल अमाउंट हम बाहर लिख देते हैं, राइट. बट जनरल फंड की इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपकी एक नॉर्मल इनकम होती है. स्पेसिफिक फंड की इन्वेस्टमेंट्स पे अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो उसे आप फंड में ही ऐड करके दिखाते हैं. प्लीज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट. चलिए चैम्प्स, अब प्रैक्टिस के लिए हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं. इसमें काफी सारी आइटम्स हैं. द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो रिलेट्स टू अ स्पोर्ट्स क्लब. Show them in the income and expenditure account and the balance sheet of the club as at 31st March 2020. ओके, ध्यान से देखिए. स्पोर्ट्स फंड को कहाँ शो करेंगे? ऑफ कोर्स दिस इज अ लाइबिलिटी. स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स को कहाँ शो करेंगे? दिस इज एन एसेट. इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स, इसको आप फंड में ही कर देंगे ऐड. डोनेशंस फॉर स्पोर्ट्स फंड, इसको आप फंड में कर देंगे ऐड. सब्सक्रिप्शंस, क्या ये सब्सक्रिप्शंस किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए? नहीं, ये तो नॉर्मल इनकम है. इसे हम शो करने वाले हैं इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. डोनेशंस, क्या ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए? नहीं, जनरल है, तो इसको भी हम शो करने वाले हैं इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड को हम फंड में से कर देंगे सब्ट्रैक्ट, स्पोर्ट्स फंड में से. एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, इसको भी हम फंड में से कर देंगे सब्ट्रैक्ट. जनरल फंड को हम शो करेंगे लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स को हम शो करेंगे एसेट साइड. और अभी मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स को हम शो करेंगे इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि एक रेवेन्यू रिसीट है, किसी भी पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं. अनलाइक अगर आपको स्पेसिफिक फंड की इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलता, उसे आप फंड में ही करते ऐड. चलिए चैम्प्स, क्विकली इसको अब हम लिख देते हैं. सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके साथ एज एट मत लिख देना. दिस इज फॉर द ईयर एंडेड, ये एक साल के लिए बनाया जाता है 31st March 20. ओके, ये एक्सट्रैक्ट बन रहा है. दिस इज द इनकम साइड. वी आर गोइंग टू शो यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस, ओके, डोनेशंस और इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स. बैलेंस शीट एज एट, डेबिट क्रेडिट मत लिख देना इसके ऊपर, बैलेंस शीट के ऊपर. यहाँ तो लिखना है ऑफ कोर्स, बैलेंस शीट के ऊपर गलती से भी डेबिट क्रेडिट मत लिख देना. ओके, so we have general fund here 20 lakhs. We have sports fund 10 lakhs. Sports fund investments 1 lakh. Interest on sports fund investments इसमें ऐड कर रहे हैं 1 lakh. Donations for sports fund, then sports prizes awarded minus, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स माइनस, डोनेशंस हैं 4 lakhs, स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड 3 lakhs, expenses 1 lakh. Okay, this is 11 lakhs. Then general fund investments 20 lakhs. Okay champs, I hope this question is clear to you. ओके चैम्प्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ. आप भी मेरे साथ साथ नोट कीजिए.
देखिए, जो फंड में से आप एक्सपेंसेस करते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस फ्रॉम फंड, वो दो तरह के होते हैं। जो आप खर्चा करते हैं ना फंड में से, वो भी दो तरह के होते हैं। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, लेट मी शो यू ऑल्सो। जैसे यहाँ पे हमने देखो किया था स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स, और भी दिखाती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे प्राइजेस अवॉर्डेड, ये जो भी खर्चे हैं ना, ये रेवेन्यू नेचर के। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर? आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई एसेट क्रिएट होता है या किसी एसेट की वैल्यू बढ़ती है, राइट? और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कोई एसेट क्रिएट नहीं होता। इनका फायदा आपको एक ही अकाउंटिंग ईयर में मिलता है। तो जैसे मैच एक्सपेंसेस, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मैच से रिलेटेड आपने कुछ एक्सपेंसेस करवाए हैं, कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा। ये होते हैं रेगुलर एक्सपेंसेस, रेकरिंग नेचर के। इसका फायदा विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर ही खत्म हो जाता है, राइट? तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें जो भी फंड में से एक्सपेंसेस हो रहे थे वो रेवेन्यू नेचर के थे। अभी हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें से फंड में से जो खर्चा हम करेंगे वो कैपिटल नेचर का है और दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। लेट मी रिवाइज कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या ट्रीटमेंट था आउट ऑफ फंड। तो इसे हम सिंपली फंड में से कर देते थे सब्ट्रैक्ट, लायबिलिटी साइड फंड दिखाते थे और फंड में से जो भी हमने रेवेन्यू एक्सपेंसेस किए हैं उनको कर देते थे माइनस, रिलेटेड टू दैट फंड ऑफ कोर्स। जैसे मैच फंड में से मैच एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। तो इनका ट्रीटमेंट क्या हुआ? subtracted from that specific fund from the liability side, ठीक है? लायबिलिटी साइड में फंड दिखाते हो, उसमें से माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए हमारा एक स्पोर्ट्स क्लब है और हमने एक पेविलियन फंड बनाया है। पेविलियन जैसे आप समझते हैं क्रिकेट स्टेडियम में पेविलियन होता है, वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने फंड बनाया है और इसमें से हमने कुछ खर्चा कर दिया है पेविलियन की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये हो गया एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक एसेट क्रिएट हो रहा है। तो इसका ट्रीटमेंट अलग है, ध्यान से सुनिएगा। पेविलियन फंड को तो हम लायबिलिटी साइड शो करेंगे, उसमें से हम माइनस कर देंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन पे जो हमने खर्चा किया है। आई थिंक दिस इज वेरी मच लॉजिकल। फंड में से हमने एक्सपेंस माइनस कर दिया। दूसरा, ये एक एसेट क्रिएट हो रहा है, तो इसे हम एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट पे भी शो करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन। ऑफ कोर्स एक एसेट क्रिएट हो रहा है, ये कैपिटल नेचर का खर्चा हमने किया है। पर बात यहाँ पे ही खत्म नहीं होती, एक और चीज हमें करनी पड़ेगी। क्या? जो बच्चों को अगेन थोड़ा सा ऑड लगता है कि जितना हमने खर्चा किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन पे, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, उसे आप कैपिटल फंड में करेंगे ऐड, ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेविलियन फंड। यानी इसके 3 ट्रीटमेंट्स हो गए। लेट मी रिपीट, एक हमने फंड में से किया सब्ट्रैक्ट, एक हमने एसेट क्रिएट कर दिया। ये तो लॉजिकल बात है कि एसेट क्रिएट हो रहा है, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और दूसरा, जितना हमने पेविलियन की कंस्ट्रक्शन पे खर्चा किया उतना हमने कैपिटल फंड में ऐड किया। इसके 3 ट्रीटमेंट्स हैं, 1, 2, 3। और रेवेन्यू एक्सपेंस जो था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो था फंड में से, उसका बस एक ही ट्रीटमेंट है। अब ये तो काफी डिफरेंट चीज हो गई ना। अब मैं आपको इसका लॉजिक भी बताती हूँ। देखो चैम्प्स, ये जो आपने खर्चा किया था स्पोर्ट्स फंड में से, एक तो ये माइनस हो गया लायबिलिटी साइड, और सोच के देखो अगर खर्चा किया है तो कैश में से भी माइनस हो रहा होगा, कैश में से भी ये अमाउंट चला गया होगा। हाँ, वो बात अलग है कि हम कैश में से माइनस करके दिखाते नहीं, बट डुअल एस्पेक्ट तो यही रहा होगा ना। ये मैच एक्सपेंसेस हमने माइनस कर दिए लायबिलिटी साइड और कैश में से माइनस हो गया होगा, तो एवरीथिंग इज फाइन, हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है।
पर यहाँ पे देखो कुछ अलग है। हमने क्या किया, लाइबिलिटी साइड फंड में से माइनस कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। क्यों, अब समझिए। जब हमने एक्सपेंसेस किए फंड में से तो एक करस्पॉन्डिंग अमाउंट कैश में से भी माइनस हो रहा होगा, राइट। अगेन इसको हम शो नहीं करते बट ये डुअल एस्पेक्ट में होगा। जितना अमाउंट फंड में से माइनस हुआ खर्चे का, वो कैश में से भी माइनस हो रहा होगा। तो ये दोनों ट्रीटमेंट्स लॉजिकल हो गए। एसेट की कंस्ट्रक्शन हो रही है तो ये भी लॉजिकल हो गया। अब ये प्लस क्यों हुआ है, देखो यहाँ पे एक प्लस है, माइनस है, यहाँ पे सिर्फ माइनस है। ऐसे तो ये बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पे एक प्लस होना चाहिए, इसलिए इस अमाउंट को हम कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। लेट मी रिपीट, तो एक्सपेंस जो किया वो फंड में से माइनस हुआ, करस्पॉन्डिंग अमाउंट कैश में से भी माइनस हुआ होगा, एसेट क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे एक प्लस माइनस है, यहाँ सिर्फ माइनस है, तो यहाँ पे एक प्लस भी होना चाहिए, तभी बैलेंस शीट हमारी टैली होगी। और दूसरा रीजन इसका ये है कि जिस पर्पस के लिए फंड बनाया जाता है ना, जब वो पर्पस अचीव हो जाता है तो उतना अमाउंट कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है कि अब तो ये फंड यूज हो गया जिस पर्पस के लिए बनाया था। किस पर्पस के लिए बनाया था, पवेलियन की कंस्ट्रक्शन के लिए। अब ये पवेलियन की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो गया, तो जितना अमाउंट यूज हो गया उससे हम कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। परचैम्स ये समझने के लिए हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब. You are required to show different items in the income and expenditure account and the balance sheet of the club for the year ended 31st March 20, giving effect to additional information given below. Okay, donations for pavilion. ठीक है, ये हमारा हो गया specific donation liability side. Contribution for governors party expenses. देखिए contribution for governors party है, क्या ये कोई फंड है? ये फंड नहीं है, ये इनकम ही है, और इस इनकम का एक करस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर है, बट इन दोनों को हम शो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही करने वाले हैं, ठीक है। इन दोनों को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे, ये कोई फंड नहीं है बट ये रिलेटेड है एक दूसरे से। डोनेशंस, सिर्फ डोनेशंस लिखा है, जनरल पर्पस ही होंगी ना, इसको भी हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके, अब देखिए, amount spent on pavilion 20 lakhs. The construction work is in progress and has not yet been completed. तो ये हो गया आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके मैंने आपको 3 ट्रीटमेंट्स बताए हैं। फंड में से सब्ट्रैक्ट, एसेट साइड दिखाओगे और कैपिटल फंड में इतना अमाउंट ऐड कर दोगे। ओके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस फॉर गवर्नर्स पार्टी, सो ये हो गई ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये तो हो गया एक एसेट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, कैपिटल फंड आपको पता ही है, लाइबिलिटी साइड शो करते हैं। पेवेलियन फंड एज एट 31st मार्च 2019, यानी ये साल के शुरू में, यू कैन ऑल्सो से 1 अप्रैल 2019, साल के शुरू में हमारे पास इतना पेवेलियन फंड था। अब ध्यान से देखिए इसको हम कैसे शो करेंगे। पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं, उसमें भी हमने कुछ चीजें शो करनी है। देखिए, ओके चैम्प्स, तो कंट्रीब्यूशन फॉर गवर्नर पार्टी, ये हमारे पास इनकम है, और ध्यान दीजिएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस फॉर गवर्नर्स पार्टी, यानी गवर्नर्स पार्टी के लिए अभी हमें कुछ और इनकम मिलनी बाकी है। अक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग देखें तो ये इसमें ऐड होगा, बिकॉज ड्यू है तब भी बिलोंग्स टू दिस ईयर। यानी अब देखें तो गवर्नर पार्टी के लिए हमारे पास टोटल एक तो 2 लाख की इनकम है और एक 30,000 की अभी इनकम ड्यू है, तो टोटल इनकम हो गई 2,30,000, जिसमें से हमने एक्सपेंस कर दिया 2,40,000 का, यानी एक्सपेंस ज्यादा है, तो इसका नेट इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड आएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर गवर्नर्स पार्टी, ये हमारी इनकम थी 2 लाख, प्लस अभी कुछ और इनकम इससे रिलेटेड मिलनी है 30,000 की, अब टोटल इनकम हो गई 2,30,000 की, ठीक है। और जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं, तो पहले उसको दिखा देते हैं। गवर्नर्स पार्टी एक्सपेंसेस
2,40,000 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये टोटल इनकम, तो ये आ जाएगा 10,000 का एक्सपेंस आ गया। ओके देन ये डोनेशंस जो थी नॉर्मल पर्पस के लिए, रेगुलर पर्पस के लिए, इसे हम इनकम साइड शो करेंगे, ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है। ओके चैम्प्स, सो ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। दिस इज जस्ट एन एक्सट्रैक्ट, सो डोंट ट्राई टू टैली इट। अब हम इसकी बनाते हैं बैलेंस शीट। ध्यान से देखिएगा, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 20। ओके, अब इसमें हमें बहुत सारी बातें ध्यान से करनी है। देखिए, एक तो आपको दिया हुआ है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड ऑफ कोर्स इज अ लायबिलिटी 10 lakhs। अभी देखते हैं इसका और क्या करना है। देन वी हैव पवेलियन फंड। हमारे पास पवेलियन बनाने के लिए एक फंड है, दैट इज 40 lakhs। इसकी ओपनिंग वैल्यू 40 lakhs है, ठीक है। देन इसी फंड से रिलेटेड हमें एक डोनेशंस भी मिली है, डोनेशंस फॉर पवेलियन, दैट इज 10 lakhs। अब हमारे पास टोटल हो गया 50 lakhs का फंड। इसमें से हमने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया है। ये जो 20 lakhs का हमने खर्चा किया है पवेलियन की कंस्ट्रक्शन के लिए, दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन। ये हमने किया है 20 lakhs का। तो अब हमारे पास फंड कितना बचा? 30 lakhs। पर ये जो 20 lakhs का एक्सपेंडिचर है, इसके मैंने आपको 3 ट्रीटमेंट्स बताए हुए हैं। एक तो ये हो गया, देन ये एसेट भी तो क्रिएट हो रहा है, पवेलियन इज ऑफ कोर्स एन एसेट। यहाँ पे हम लिखेंगे पवेलियन इन प्रोग्रेस। देखिए अभी ये बन रहा है, बन भी रहा है तो भी एसेट ही होता है। जैसे आप बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स पे क्या दिखाते हो, टैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी अभी कोई टैंजिबल एसेट बन रहा है, और इनटैंजिबल एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ऑफ कोर्स ये अभी एसेट ही है, चाहे अभी इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। सो पवेलियन इन प्रोग्रेस 20 lakhs, ये इसका सेकेंड ट्रीटमेंट हो गया। इसका थर्ड ट्रीटमेंट क्या था कि इतने अमाउंट को हम कैपिटल फंड में करेंगे ट्रांसफर, एड ट्रांसफर्ड फ्रॉम पवेलियन फंड, दिस इज 20 lakhs। तो ये हो गया आपका 30 lakhs। और फाइनली ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस था फॉर गवर्नर्स पार्टी, ये 2 जगह जाएगा। एक तो हमने इसको इनकम में ऐड करके दिखा दिया था, और ये एसेट भी है। सो वील राइट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी, दिस इज 30,000। Okay champs, so this is it. I've tried to cover all the important questions, all the possible concepts related to fund based accounting, and I hope इस वीडियो ने आपको हेल्प किया। एक तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे उस क्वेश्चन का आंसर देना है, और एक और क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके बता रहे हैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। पीडीएफ में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। सो रिवाइज करिए इन कॉन्सेप्ट्स को। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली। इफ yes, so please like the video, subscribe to our channel for more knowledgeable content, and keep learning, and I'll keep teaching. See you in my next video.